Welcome to Riddhi Academy, where learning creates leaders, your destination for competitive exam success. Learn today, lead tomorrow. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रिद्धि एकेडमी में। आज हम लोग BHIC 108 पढ़ेंगे, जिसमें आधुनिक पश्चिम का उदय देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी के यूरोप के आर्थिक संकट की चर्चा कीजिए। इसमें हम लोग देखेंगे कि 17वीं शताब्दी के आर्थिक संकट का कारण क्या है। कृषि संकट और लिटिल आइस एज, जनसंख्या वृद्धि, युद्ध का प्रभाव, व्यापार एवं उद्योग पर प्रभाव, सामाजिक असंतोष और आर्थिक परिणाम क्या हो। तो इसको हम लोग एक त्वरित चार्ट से समझ लेते हैं कि जनसंख्या का वृद्धि होने के कारण कृषि पे दबाव बढ़ा, और कृषि पे दबाव लिटिल आइस एज के कारण बढ़ा, जिसके कारण खराब फसल हो गए। युद्ध एवं कर में वृद्धि हुआ, जिसके कारण व्यापार में क्या हुआ, गिरावट हो गया, और व्यापार में गिरावट होने के कारण आर्थिक संकट देखने को मिला। 17वीं शताब्दी यूरोप के इतिहास में आर्थिक संकट की शताब्दी मानी जाती है। इस काल में कृषि उत्पादन में गिरावट हुआ और जलवायु परिवर्तन, युद्ध एवं बढ़ते करों ने आर्थिक व्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया। इतिहासकार इसे समान संकट का युग भी कहते हैं। इस संकट में यूरोप के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न किए। मुख्य बिंदु: कृषि संकट। कृषि संकट में पॉइंट है, यूरोप की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित था। यूरोप की जो अर्थव्यवस्था था कृषि पर आधारित था, और कृषि में ही संकट आ जाए तो उसकी अर्थव्यवस्था क्या होगा और क्या रहेगा, आप समझ सकते हैं। खराब मौसम के कारण उत्पादन घट गया। खराब मौसम के कारण उत्पादन जैसे ही घटा, उसके कारण खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया, और खाद्यान्न संकट उत्पन्न होने के कारण किसानों की आय कम हो गई, अकाल की घटनाएं देखने को मिला, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर हो गया, और आर्थिक संकट की शुरुआत कृषि क्षेत्र से हुई। लिटिल आइस एज, लघु हिम युग। तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आई, सर्दियां लंबी और कठोर हो गई। तापमान में गिरावट आने के कारण क्या हो गया, सर्दी लंबा होने लगा और कठोर होने लगा। फसलें नष्ट होने लगी, पशुपालन प्रभावित हुआ, और खाद्य पदार्थों की कमी हुई। अकाल की घटनाएं देखने को मिला, ग्रामीण जीवन पूरे तरीके से प्रभावित हो गया था। आर्थिक अस्थिरता बढ़ी। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है, या कारण होने के कारण आर्थिक संकट पे क्या प्रभाव पड़ा। 16वीं शताब्दी में जनसंख्या तेजी से बढ़ा, जिसके कारण भूमि पर दबाव बढ़ गया, और भूमि पर दबाव बढ़ने के कारण खाद्यान्न की मांग बढ़ गई। खाद्यान्न का जो डिमांड था, जितना उत्पादन था उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा हो गया, और ये सब कारणों तापमान बढ़ने से और सर्दी बढ़ने से क्या हो गया, फसल नष्ट हो गए थे, और डिमांड खाद्यान्न का ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो जिसके कारण क्या होगा, समस्या उत्पन्न होगा। तो बेरोजगारी की समस्या देखने को मिली, और मजदूरी कम हो गया, और गरीबी बढ़ गई। संसाधनों पर बोझ बढ़ा और सामाजिक तनाव उत्पन्न हुआ। और 17वीं शताब्दी में ही क्या हुआ, 30 वर्षीय युद्ध चल रहे थे यूरोप में। पश्चिम पश्चिम साइड 30 वर्षीय क्या हो गया था, युद्ध हो गया था, जो 1618 से लेकर 1648 तक चला। यूरोप का विनाशकारी युद्ध था। यूरोप का सबसे विनाशकारी युद्ध 30 वर्षीय युद्ध था, जिसमें लाखों लोग की मृत्यु हो गई, कृषि भूमि नष्ट हो गया, और व्यापारिक मार्ग बाधित हो गए। उद्योग का नुकसान हुआ, सरकारी खर्च बढ़ गया, करों में वृद्धि हुई, और आर्थिक संकट और गहरा गया। करों का बढ़ता बोझ। जब ये 30 वर्षीय युद्ध हुआ, तो किसी भी देश या किसी भी महाद्वीप का क्या होगा, आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो जाए, जिसके कारण शासन प्रशासन और सैन्य सेवा चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होगा, और उसके पीछे सरकार क्या करेगी, कर को बढ़ाएगा, जिससे जो प्रशासन में खर्च हो रहे हैं उसको मेंटेन कर सके। तो करों का बढ़ता बोझ के कारण क्या हुआ, युद्ध के लिए धन की आवश्यकता थी,
शासकों ने नए कर लगा दिए और किसानों पर करों का भार बढ़ता चला गया। व्यापारियों को अतिरिक्त कर देना पड़ा। जनता में असंतोष हुआ और विद्रोह और आंदोलन। जब जनता में असंतोष होगा तो क्या होगा? विद्रोह और आंदोलन होगा। और उससे विद्रोह और उत्पादन में जो इंसान कृषि क्षेत्र में काम कर रहे थे, उत्पादन के विभाग में काम कर रहे थे, वो अभी आंदोलन और विद्रोह में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जिसके कारण उत्पादन भी क्या हो गया? प्रभावित हो गया और सामाजिक जीवन संघर्षपूर्ण हो गया। व्यापार में गिरावट। युद्धों ने व्यापार को प्रभावित किया। जब 30 वर्षीय युद्ध होगा तो व्यापार तो ऑब्वियस सी बात है कि व्यापार प्रभावित होगा ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कमजोर हुआ और बाजार सिकुड़ने लगे, निवेश कम हुआ और व्यापारियों को नुकसान हुआ। उत्पादन घट गया और व्यापारिक गतिविधि मंद हुई और आर्थिक विकास क्या हो गया? धीमा पड़ गया। उद्योग एवं शिल्प पर प्रभाव। अब व्यापार पे प्रभाव पड़ा, उद्योग और शिल्प पर क्या प्रभाव पड़ा? कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग क्या हो गया? कुटीर उद्योग भी प्रभावित हुआ। वस्त्र उद्योग जो था वो बहुत ही कमज़ोर पड़ गया। मांग में कमी आई, बेरोजगारी बढ़ गया, शिल्पकारों की आय घट गई। छोटे उद्योग बंद हुए और उत्पादन लागत बढ़ी और औद्योगिक विकास पूर्णतः रूप से रुक गया। सामाजिक असंतोष क्रिएट हुआ। जब खाद्यान्न की कमी हुआ, करों में वृद्धि हुआ, जिसके कारण समाज में रहने वाले लोगों ने असंतोष क्रिएट किया और उसका मुख्य कारण है गरीबी बढ़ जाना और बेरोजगारी फैल गई। किसान विद्रोह करने लगे और कर विद्रोह आंदोलन चलने लगे। राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई, वर्ग संघर्ष तेज हुआ, शासन के प्रति असंतोष बढ़ गया, परिवर्तन की मांग बढ़ी। पूंजीवाद का विकास हुआ। जैसे जैसे पूंजीवाद वर्ग में, व्यापारी वर्ग में मजबूती देखने को मिला, जिसके कारण बैंकिंग व्यवस्था विकसित हुआ। बैंकिंग व्यवस्था विकसित हुआ तो निजी निवेश बढ़ गया और निजी निवेश बढ़ जाने के बाद व्यापार का क्या हो गया? जो समुद्री मार्ग था और उसको विस्तृत किया गया, जिसके कारण उपनिवेशों का महत्व बढ़ गया और पूंजी संचय बढ़ गया। नई आर्थिक नीति विकसित हुई और आधुनिक पूंजीवाद का नींव पड़ा। प्रमुख तिथि एवं तथ्य। 1618 में ये 30 वर्षीय युद्ध शुरू होता है, 1648 में ये खत्म हो जाता है। 17वीं शताब्दी में यूरोप का आर्थिक संकट देखने को मिलता है और लिटिल आइस एज के कारण कृषि उत्पादन में गिरावट देखने को मिलता है। निष्कर्ष। 17वीं शताब्दी का आर्थिक संकट यूरोप के इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ था। इस संकट ने पुरानी आर्थिक व्यवस्था को कमजोर किया। आधुनिक पूंजीवाद, बैंकिंग व्यवस्था और नई आर्थिक संरचनाओं का विकास का मार्ग प्रशस्त किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धर्म सुधार, रिफॉर्मेशन एवं प्रतिधर्म सुधार, काउंटर रिफॉर्मेशन की चर्चा कीजिए। तो रिफॉर्मेशन और काउंटर रिफॉर्मेशन क्या है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। धर्म सुधार का कारण, कि धर्म सुधार क्यों होना जरूरी था, इसके पीछे कारण क्या था और मार्टिन लूथर का क्या योगदान था। 95 सूत्र क्या थे, प्रोटेस्टेंट धर्म क्या था, प्रतिधर्म सुधार क्या हुआ, ट्रेंट परिषद क्या है, जेsuit संगठन तथा उसका प्रभाव देखेंगे। तो एक हम लोग त्वरित फ्लो चार्ट से हमेशा एक क्वेश्चन को देखते हैं कि ताकि माइंड में बैठ जाए कि इसके पीछे हम लोग क्या लिखें। तो ये सब धर्म सुधार की जरूरत पड़ा कि चर्च में भ्रष्टाचार बढ़ गया। चर्च में भ्रष्टाचार बढ़ गया, क्षमा पत्र प्रथा शुरू हो गया। 1517 में 95 सूत्र दिया गया, 1517 में 95 सूत्र दिया गया और धर्म आंदोलन शुरू हुआ और प्रोटेस्टेंट धर्म की शुरुआत होती है। उसके बाद प्रतिधर्म सुधार देखने को मिलता है। इसको हम लोग भूमिका से शुरू करते हैं। 16वीं शताब्दी में यूरोप में कैथोलिक चर्च की बुराई का विद्रोह में धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। जो कैथोलिक चर्च में भ्रष्टाचार, बुराइयां, कुरीतियों
को देखते हुए उसके विरुद्ध आंदोलन जो शुरू हुआ उसी को धर्म सुधार कहते हैं। उसी समय से धर्म सुधार देखने को मिलता है। इसका नेतृत्व मार्टिन लूथर ने किया था। मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके परिणाम स्वरूप प्रोटेस्टेंट धर्म का विकास हुआ। इसके उत्तर में कैथोलिक चर्च ने प्रति धर्म सुधार आंदोलन चलाया। तो 16वीं शताब्दी में यूरोप में कैथोलिक चर्च के विरुद्ध धर्म आंदोलन शुरुआत हुआ। इसका योगदान देने वाले मार्टिन लूथर किंग थे। मार्टिन लूथर किंग के इस योगदान के कारण एक नया धर्म का विकास हुआ जिस धर्म का नाम है प्रोटेस्टेंट, और इसके उत्तर में कैथोलिक चर्च ने प्रति धर्म सुधार शुरू किया। तो मुख्य बिंदु हम लोग देखेंगे कि चर्च में भ्रष्टाचार, धार्मिक पदों की खरीद फरोख्त होने लगी। धार्मिक पदों की भी खरीदी करने लगे लोग। पादरी का नैतिक पतन हो चुका था। पादरी जो बनते थे उनमें नैतिकता रहता ही नहीं था, उनमें सारा नैतिकता पतन हो चुका था। चर्च धन संपत्ति का केंद्र बन गया। जनता में असंतोष बढ़ गया। धार्मिक मूल्यों की उपेक्षा हो रही थी, जिसके कारण धर्म में ये सब चर्च में भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा था, जिसके कारण क्या हुआ, धर्म सुधार आंदोलन मार्टिन लूथर किंग ने चलाया। चर्च की प्रतिष्ठा घट रही थी, सुधार की मांग बढ़ी कि ये डिमांड नहीं है, जो भी चल रहा है नियम कानून उसमें सुधार किया जाए। धर्म सुधार की पृष्ठभूमि तैयार हो गई और धर्म सुधार की आंदोलन यहीं से शुरुआत होती है। क्षमा पत्र, क्षमा पत्र के बारे में, पापों की क्षमा के नाम पर पत्र बेचे जाते थे। क्षमा पत्र कहता था कि पापों की क्षमा के नाम पर पत्र बेचे जाते थे, जनता से धन वसूला जाता था। धार्मिक भावनाओं का शोषण हुआ। चर्च की आलोचना होने लगी, लोगों में असंतोष फैल गया। लूथर ने इसका विरोध किया। यह आंदोलन प्रमुख कारण बना और चर्च में छवि खराब हुई। तो मार्टिन लूथर किंग का धर्म सुधार होने का मुख्य कारण क्या था? चर्च में भ्रष्टाचार और क्षमा प्रार्थना, क्षमा पत्र। तो चर्च में क्या क्या कारण थे, किन कारणों से क्रिएट हुआ, ये पॉइंट वाइज हम आपको समझा दिए। क्षमा पत्र क्या था? क्षमा पत्र में क्या किया जाता था? क्षमा पत्र धर्म सुधार की पृष्ठभूमि में क्या मदद किया, इसको हम अच्छे से समझा चुके। अब हम लोग देखेंगे मार्टिन लूथर किंग के बारे में। मार्टिन लूथर के बारे में देखेंगे। इनको समझने के लिए बेहतरीन तरीके से हम लोग नोट्स तैयार किए हैं। देखिए, ये जर्मन के धर्मशास्त्री थे। क्या थे? जर्मन के धर्मशास्त्री थे। चर्च की बुराइयों का विरोध करते थे। जो जनता के लिए जो नियम रूल एंड रेगुलेशन सही नहीं रहता था, उन पे ये विरोध किया करते थे। बाइबल को सर्वोच्च माना। बाइबल को ही क्या माना? इसने सर्वोच्च माना। पोप की सत्ता का विरोध किया। जो पोप का नियम कानून अपने अनुसार जो चलाते थे, नैतिकता का पतन हो चुका था, तो कुछ भी नियम कानून ला देने से इनका उनकी जो सत्ता था, पोप की जो स्थिति थी, उस पे ये विरोध किया करते थे। धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन करते थे। कहते थे कि धर्म अपने अनुसार अपने तरीके से जो भी करना है उसमें कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है, पोप की नियम रूल एंड रेगुलेशन नहीं लगेगा। जो इंसान चाहता है जिस तरीके से अपने धार्मिक अनुष्ठानों को करना चाहता है वो करेगा। जनता का समर्थन प्राप्त हुआ, क्योंकि ये जनता की बात करते थे, इसीलिए जनता का इनको समर्थन मिला। और समर्थन मिल जाने के बाद धर्म सुधार आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया। नेतृत्व करने के बाद यूरोप में नई चेतना जागी, नए नए वर्ग जागरूक हुए, शिक्षा का केंद्र बन गया, बाइबल का ज्ञान इनको मिलने लगा। तो जिसके कारण ये यूरोप में नई चेतना का विकास हुआ। 95 सूत्र जो 1517 में लागू हुआ और चर्च की नीतियों की आलोचना की गई। इस 95 सूत्र में क्या किया गया? चर्च की नीतियों की आलोचना की गई और क्षमा प्रार्थना विरोध किया गया, क्षमा पत्रों का विरोध किया गया। धार्मिक सुधार की मांग की गई। यूरोप में बहस छिड़ गई। आंदोलन तेजी से फैल गया और प्रोटेस्टेंट आंदोलन का आधार बना। चर्च की सत्ता को चुनौती मिली। प्रोटेस्टेंट धर्म का विकास। कैथोलिक चर्च जो पहले पोप की सत्ता पर आधारित था,
वो अलग संप्रदाय बनकर एक नया धर्म का विकास किया गया जिसका नाम था प्रोटोस्टेट्स। कैथोलिक चर्च से अलग संप्रदाय बन गया, राष्ट्रीय चर्चों का विकास होने लगा, राष्ट्रीय चर्च बनने लगे, बाइबल को इन्होंने महत्व दिया और धार्मिक स्वतंत्रता को भी बल दिया। तो चर्च की शक्ति कम होने लगी, जिसके तो ये कैथोलिक धर्म जो था, कैथोलिक चर्च के खिलाफ लोग क्या होने लगे, जागरूक होने लगे। उनकी कृतियों और बुराइयों पर ये लोग जागरूक होकर प्रोटेस्टेंट धर्म का विकास करके, इसमें पार्टिसिपेट करके और मार्टिन लूथर का सहयोग करके एक धर्म सुधार आंदोलन चलाया। शिक्षा का प्रसार हुआ, यूरोप धार्मिक रूप से विभाजित हुआ, नए धार्मिक विचार विकसित हुए। प्रतिधर्म सुधार कैथोलिक चर्च द्वारा सुधार प्रारंभ किया गया और भ्रष्टाचार दूर करने का प्रयास किया गया। अनुशासन मजबूत किया गया और धार्मिक सुधार पर बल दिया गया। पादरियों को प्रशिक्षण शुरू हुआ, जनता का विश्वास पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया गया। कैथोलिक धर्म को मजबूत किया गया और चर्च में प्रतिष्ठा बढ़ाई गई। लेकिन एक ट्रेंट परिषद 1545 से 1563 के बीच में चर्च सुधार हेतु परिषद आयोजित हुई। चर्च सुधार करने के लिए क्या किया गया, परिषद आयोजित किया गया। कैथोलिक सिद्धांतों की पुष्टि की गई, अनुशासन संबंधित नियम बनाए गए, भ्रष्टाचार रोकने का प्रयास हुआ, धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा मिला, पादरियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था हुई, चर्च में प्रशासन सुधारा और कैथोलिक चर्च मजबूत हुआ। जेsuit संगठन 1540 में इग्नेशियस लोयोला द्वारा स्थापना हुआ। जेsuit संगठन कैथोलिक धर्म का प्रचार किया, विद्यालयों की स्थापना किया और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने के कारण मिशनरी के विभिन्न देशों में भेजा गया। जेsuit संगठन एक ऐसी संगठन था जो कैथोलिक धर्म को प्रचार और प्रसार में हेल्प करता था और विद्यालय की स्थापना करके एक कैथोलिक चर्च कैथोलिक धर्म के बारे में शिक्षा देता था। और इन्होंने एक मिशनरी बनाया जो विभिन्न प्रकार के देशों में जाकर इस धर्म का प्रचार प्रसार करे। प्रति धर्म सुधार को बल मिला और चर्च की प्रतिष्ठा बढ़ी और धर्म प्रचार का प्रमुख माध्यम बना। तो ये प्रमुख डेट है कि 1545 में ट्रेंट परिषद प्रारंभ होता है और 1563 में ट्रेंट परिषद समाप्त हो जाता है। निष्कर्ष यह है कि धर्म सुधार और प्रति धर्म सुधार ने यूरोप के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। इन आंदोलनों ने आधुनिक यूरोप के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजी क्रांति की पृष्ठभूमि में हुए विकासों की चर्चा कीजिए। अंग्रेजी क्रांति की पृष्ठभूमि में विकासों की चर्चा कीजिए। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टुअर्ट राजवंश और राजा और संसद का संघर्ष और धार्मिक विवाद और आर्थिक कारण, गृह युद्ध और चार्ल्स प्रथम और ओलिवर क्रॉमवेल, गौरवपूर्ण क्रांति और अंग्रेजी क्रांति का महत्व। इसको हम लोग एक फ्लो चार्ट से तुरंत 2 सेकंड में समझ लेते हैं। 1603 में स्टुअर्ट राजवंश की शुरुआत, राजा संसद संघर्ष शुरू हो जाता है और कर एवं धार्मिक विवाद। 1642 में गृह युद्ध शुरू होता है और 1649 में चार्ल्स प्रथम की मृत्यु हो जाती है और क्रॉमवेल का शासन और 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति की शुरुआत होती है। अंग्रेजी क्रांति 17वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं में से एक था। यह केवल राजा और संसद के बीच सत्ता संघर्ष नहीं था, बल्कि राजनीतिक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक शासन की स्थापना का संघर्ष भी था। इस क्रांति ने इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र को समाप्त कर दिया और संसदीय लोकतंत्र की नींव रखी। इस क्रांति ने
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंग्रेजी क्रांति की पृष्ठभूमि में हुए विकासों की चर्चा कीजिए। तो इन्होंने क्या किया, सिर्फ राजा और संसद के बीच में ये संघर्ष नहीं था, बल्कि इसमें राजनीतिक अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता, संवैधानिक शासन की स्थापना का भी संघर्ष था, जिसके कारण इसने क्या किया कि निरंकुश राजतंत्र को समाप्त करके संसदीय लोकतंत्र की नींव रखी। स्टुअर्ट राजवंश का उदय। 1603 में स्टुअर्ट राजवंश का शासन प्रारंभ होता है। स्टुअर्ट राजवंश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। स्टुअर्ट राजवंश की जो शासन का प्रारंभ है 1603 ईस्वी में। जेम्स प्रथम पहला स्टुअर्ट शासक था। जेम्स प्रथम जो था, प्रथम स्टुअर्ट शासक था, वह राजाओं के दैविक अधिकार के सिद्धांत में विश्वास करता था। अभी हम लोग जितना भी पढ़ते आ रहे हैं राजा के बारे में, और वो लोग दैवीय अधिकार के सिद्धांत में ही विश्वास करते थे। वो यूरोप हो, चाहे वो कहीं भी आप ले लीजिए, किसी भी राजवंश का, इनका प्रथा पढ़े हैं, एजटेक पढ़े हैं, इसमें सारे क्या थे, राजा को दैवीय शक्ति प्राप्त था ऐसा लोग मानते थे। संसद की शक्तियों को सीमित करने का प्रयास किया गया। राजतंत्र और संसद के बीच तनाव क्रिएट हुआ। राजनीतिक संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार हुई, जिसके कारण जनता में असंतोष बढ़ने लगा। भविष्य के संघर्षों की नींव पड़ी। तो इस वंश के बारे में क्यों पढ़े, क्योंकि 1603 में स्टुअर्ट राजवंश की शुरुआत होती है और इसका प्रथम शासक जो होता है स्टुअर्ट होता है, और जेम्स प्रथम होता है। और क्या करता है कि ये राजाओं को दैवीय अधिकार के सिद्धांत में ही विश्वास करता है, तो लोग जागरूक होते हैं। इसके पीछे राजतंत्र और संसद के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। जेम्स प्रथम की नीतियाँ क्या था? जेम्स प्रथम की नीति था निरंकुश शासन का समर्थन किया। इसने लोकतंत्र या लोगों के बारे में सोचकर काम करने का प्रयास नहीं किया, ये निरंकुश शासन का समर्थन किया। संसद को सलाह को महत्व नहीं दिया। संसद जो भी सलाह देते थे उनको मानने से इनकार कर देता था। कर संबंधित विवाद उत्पन्न हो गया। धार्मिक मतभेद बढ़े। संसद और राजा के संबंध खराब हुए। जनता का समर्थन कम हुआ। राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया। चार्ल्स प्रथम का शासन। चार्ल्स प्रथम का शासन 1625 में यहाँ पे जो पहला शासक था जेम्स प्रथम था। कौन था? जेम्स प्रथम। और 1603 में जेम्स प्रथम से शुरुआत होती है और चार्ल्स प्रथम 1625 में राजा बनता है। उसके बाद संसद की उपेक्षा की गई। बिना संसद की अनुमति के कर लगा दिए गए। बिना संसद के अनुमति के कर लगा दिए गए। निरंकुश शासन को स्थापित करने का प्रयास किया गया। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। विरोधियों को दंडित किया और जनता में असंतोष बढ़ा। गृह युद्ध की पृष्ठभूमि यहीं से तैयार होती है। 1625 में जब चार्ल्स राजा बनता है तो क्या होता है, ये नियम, धर्म में हस्तक्षेप करना, ज़्यादा कर लगा देना, विरोधियों को दंडित करना, जिसके कारण जनता में असंतोष क्रिएट हो गया। अब संसद और राजा का संघर्ष के बारे में देखेंगे। यहाँ से पृष्ठभूमि गृह युद्ध का तैयार हो जाता है। सत्ता का प्रश्न। संसद बनाम राजा। अधिकारों का संघर्ष हुआ और कर विवाद की शुरुआत हुआ, जिसके कारण राजनीतिक संकट गहरा गई। संसद अपने अधिकारों की रक्षा चाहती थी। संसद क्या करती थी कि उनको अधिकार की रक्षा मिलना चाहिए। राजा निरंकुश सत्ता चाहता था। संसद क्या चाहता था कि अपने अधिकार की रक्षा करे, और राजा चाहता था कि निरंकुश सत्ता स्थापित हो। कर लगने के अधिकार पर विवाद हो गया। संसद को कई बार भंग किया गया। राजनीतिक तनाव बढ़ गया। जनता संसद के पक्ष में खड़ी हुई। जनता किसके पक्ष में खड़ी हुई? राजा के पक्ष में ना खड़ा होकर जनता संसद के पक्ष में खड़ी हो गई और संघर्ष तीव्र हो गया। गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। आर्थिक कारण क्या था? ये अंग्रेजी क्रांति होने का प्रमुख कारण क्या थे?
आर्थिक कारण, धार्मिक कारण और राजा का निरंकुश सत्ता का स्थापना करना और संसद और राजा के बीच संघर्ष होने का मुख्य कारण। युद्ध के कारण धन की आवश्यकता पड़ी। राजा ने नए कर लगाए और व्यापारियों में असंतोष क्रिएट हुआ। किसानों को आर्थिक बोझ मिला। संसद ने करों का विरोध किया। आर्थिक संकट गहरा गया। जनता का समर्थन संसद को मिला। संघर्ष और तेज हो गया। धार्मिक विवाद। इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक चर्च में मतभेद हो गया। पिछले क्वेश्चन सेकंड 2 में हम लोग पढ़े हैं कि कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में एक नया धर्म का विकास हुआ था, प्रोटेस्टेंट, जिसका स्थापना मार्टिन लूथर ने किया था। और इंग्लैंड में भी इस धर्मों का विकास होना शुरू हो गया और जो मार्टिन लूथर के दिए गए निर्देशों का पालन करते थे और कैथोलिक चर्च को जो मानते थे, ये दोनों के बीच मतभेद हो गया। तो प्यूरिटन सुधार चाहते थे। प्यूरिटन जो थे सुधार चाहते थे। राजा चर्च पर नियंत्रण रखना चाहता था। प्यूरिटन क्या कहते थे? सुधार चाहते थे और राजा धर्म चर्च पर नियंत्रण रखना चाहते थे। धार्मिक स्वतंत्रता की मांग बढ़ी और चर्च की नीतियों का विरोध हुआ। धार्मिक तनाव बढ़ गया। राजनीतिक संघर्ष में तीव्र हुआ। गृह युद्ध की परिस्थिति बनी। तो इतना बेहतरीन तरीके से नोट्स तैयार किया गया है कि आप एक दूसरे पॉइंट को रिलेट करके अच्छे से समझ सकेंगे। इसमें से हर एक पॉइंट का सब पॉइंट अगर 55 पॉइंट भी लिखते हैं तो आपके आसानी से 400 से 500 पर हो जाएंगे और बेहतरीन तरीके से आप आंसर लिख सकेंगे। तो आपको क्या करना है कि जितने हम बेहतर तरीके से आपको नोट्स और आइडिया प्रदान कर रहे हैं और ये अच्छे से समझा रहे हैं, तो आपको भी हमें सहयोग करना चाहिए। तो आप सिर्फ इतना कीजिए कि वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो खराब लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि सर यहाँ ये प्रॉब्लम आ रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गृह युद्ध 1642 से 1649 में गृह युद्ध शुरू होता है। 1642 में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ और राजा समर्थकों को रॉ लिस्ट कहा गया और संसद समर्थकों को राउंड हेड कहा गया। 1642 में गृह युद्ध होता है और ये 7 सालों तक चलता है। और राजा का जो समर्थक था रॉ लिस्ट कहलाया और संसद का समर्थक को राउंड हेड कहलाया। युद्ध पूरे इंग्लैंड में फैल गया। हजारों लोग मारे गए। संसद की सेना मजबूत सिद्ध हुई और राजा की शक्ति कमजोर हुई। संसद को विजय मिला और ओलिवर क्रॉमवेल की भूमिका। संसद की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? ओलिवर क्रॉमवेल ने कर रहा था। न्यू मॉडर्न आर्मी का गठन किया। क्रॉमवेल ने न्यू मॉडर्न आर्मी का गठन किया। युद्ध में महत्वपूर्ण विजय प्राप्त किया। चार्ल्स प्रथम को पराजित किया और इंग्लैंड को गणराज्य घोषित कर दिया। प्रशासनिक सुधार और सेना को मजबूत किया। अंग्रेजी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चार्ल्स प्रथम की मृत्यु 1649 में हो जाता है। 30 जनवरी 1649 को मृत्यु दंड दिया गया। ये यूरोपीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी। पहली बार किसी राजा को न्यायालय द्वारा दंडित किया गया। निरंकुश राजतंत्र को चुनौती मिला। संसद की शक्ति बढ़ी और गणराज्य की स्थापना हुआ और लोकतांत्रिक विचारों को बल मिला। कॉमनवेल्थ की स्थापना। राजतंत्र समाप्त कर दिया गया। इंग्लैंड के गणराज्य घोषित किया गया। संसद सर्वोच्च संस्था बन गई। क्रॉमवेल का प्रभाव बढ़ा। प्रशासनिक सुधार किए गए। सेना का महत्व बढ़ा। राजनीतिक प्रयोग प्रारंभ हुए। एक भी पॉइंट समझाने लायक नहीं क्योंकि सारे पॉइंट को हमने ऐड कर दिया है नोट्स में। आपको अगर नोट्स भी चाहिए तो पीडीएफ के माध्यम से आप ले सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से आप ये पीडीएफ आसानी पूर्वक ले सकते हैं। गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में होता है। जेम्स द्वितीय जनता असंतुष्ट होता है और गौरव क्रांति 1688 में होता है। विलियम और मैरी का शासन संसदीय सर्वोच्च था। 1688 में बिना बड़े रक्तपात की क्रांति हुई।
जेम्स द्वितीय को पदच्युत किया गया और विलियम और मैरी को शासन सौंपा गया। 1688 में एक गौरवपूर्ण क्रांति होता है जिसमें क्या किया जाता है, जेम्स द्वितीय को पदच्युत कर दिया जाता है और विलियम और मैरी को शासन सौंप दिया जाता है। संसद की सर्वोच्चता स्थापित होता है और राजतंत्र की शक्ति को सीमित कर दिया जाता है, जिससे लोकतंत्र की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। अधिकार विधेयक 1689 में अधिकार विधेयक पारित होता है और संसद के अधिकार सुनिश्चित किए जाते हैं, राजा की शक्ति को सीमित किया जाता है, नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा की जाती, कानून के शासन को महत्व मिला, संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ, लोकतांत्रिक विकास को गति मिला, आधुनिक ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। अंग्रेजी क्रांति का महत्व क्या था? अंग्रेजी क्रांति के कारण राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिला और लोकतंत्र का विकास मिला। संसदीय सर्वोच्चता का भी विकास हुआ। निरंकुश राजतंत्र की चुनौती मिली और संसद की शक्ति बढ़ गई। संवैधानिक शासन को स्थापित किया, लोकतांत्रिक परंपराओं का विकसित किया, नागरिक अधिकार को मान्यता मिली, अधिकार राजनीति विचारों को बल दिया गया, विश्व के अन्य क्रांति को प्रेरणा मिली, आधुनिक लोकतंत्र की नींव रखी। ये सारे महत्व थे किसके? अंग्रेजी क्रांति का विकास होने का। ये महत्वपूर्ण तिथियां आप एक बार एक नज़रों में देख लीजिएगा। निष्कर्ष: अंग्रेजी क्रांति विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने निरंकुश राजतंत्र को समाप्त कर संसदीय सर्वोच्चता और संवैधानिक शासन की स्थापना की। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति तथा 1689 के अधिकार विधेयक ने आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था की नींव रखी। अंग्रेजी क्रांति को आधुनिक लोकतंत्र के विकास की आधारशिला माना जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। वाणिज्यवाद क्या है? वाणिज्यवाद को पढ़ेंगे। 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ के साथ नई आर्थिक विचारधारा विकसित हुई जिसे वाणिज्यवाद कहा जाता है। यह प्रारंभिक आधुनिक यूरोप की सबसे प्रभावशाली आर्थिक नीति था जिसने व्यापार, उद्योग और उपनिवेशवाद को गहराई से प्रभावित किया। वाणिज्यवाद का अर्थ क्या है? वाणिज्यवाद एक ऐसी आर्थिक विचारधारा, क्या है? आर्थिक विचारधारा जिसके अनुसार किसी राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति उसके पास उपलब्ध सोना और चांदी होती है। इस विचारधारा के समर्थकों का मानना था कि राज्य को निर्यात बढ़ाना चाहिए और आयात को कम करना चाहिए ताकि विदेशी व्यापार के माध्यम से अधिकाधिक धन देश में आए। वाणिज्यवाद का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य को आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाना। तो वाणिज्यवाद की उत्पत्ति कैसे होती है? इसके पीछे कारण क्या है? तथ्य क्या है? समझते हैं। 15वीं और 16वीं शताब्दी में राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। राष्ट्रीय राज्यों का उदय होने के कारण समुद्री खोजों और व्यापार में विस्तार मिला। यूरोप में पूंजीवाद का संचय हुआ और राजाओं को मजबूत अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पड़ी। व्यापारिक मार्ग वर्ग का महत्व बढ़ने लगा। इसी वातावरण में वाणिज्यवाद का विकास हो गया। प्रमुख विशेषताएं: सोना और चांदी संपत्ति का आधार माना जाता था और निर्यात को प्रोत्साहन दिया गया, आयात को सीमित कर दिया गया। राज्य की आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप बढ़ा और घरेलू उद्योग को संरक्षण दिया गया। नौवहन की समुद्री व्यापार को बढ़ावा मिला। उपनिवेश के विस्तार पर बल दिया गया। उपनिवेशवाद से संबंध: वाणिज्यवाद और उपनिवेशवाद का घनिष्ठ संबंध। कैसा है? घनिष्ठ संबंध है। यूरोपीय शक्ति एशिया, अफ्रीका, अमेरिका में उपनिवेश स्थापित करती थी और उपनिवेश कच्चे माल के स्रोत होते थे और तैयार माल को बाजार भी वहीं बेचकर बाजार बना दिया गया। यूरोपीय देशों की आर्थिक लाभ प्राप्त कर उनकी संपत्ति में वृद्धि किया गया। प्रमुख समर्थक थे थॉमस मून। कौन थे? थॉमस मून और जीन बैप्टिस्ट कोलवर्ट और एंटोनियो सेरा। लाभ क्या हुआ? इसका लाभ क्या हुआ कि राष्ट्रीय राज्यों की शक्ति बढ़ गई। राष्ट्रीय राज्य जो थे उनकी शक्ति में वृद्धि हुआ क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत हो गया था। व्यापार और उद्योग का विस्तार मिल गया
नौसेना का विकास होने लगा, पूंजीवाद के विकास को प्रोत्साहन मिला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि मिली। इनके कुछ लिमिटेशन और सीमाएं थे कि उपनिवेश का शोषण बढ़ गया। वाणिज्यवाद के कारण, उपनिवेशवाद के कारण जो उपनिवेश देश थे उनका शोषण शुरू हो गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा शुरू हो गया। फ्रांस, अंग्रेज, डच, डेनिश, स्वीडिश, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापारिक रूप से क्या करने लगे, कंपटीशन करने लगे। युद्ध की संभावना बढ़ी, बहुत सारे युद्ध लड़ने लगे, आर्थिक असमानताएं देखने को मिला, स्वतंत्र व्यापार क्या हो गया, बाधित हो गया। इसका यह निष्कर्ष है कि वाणिज्यवाद यूरोप की प्रारंभिक और आधुनिक अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विचारधारा थी। इसने व्यापार, उद्योग और उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया और आधुनिक पूंजीवाद व्यवस्था के विकास की नींव रखी। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें तर्कवाद पे टिप्पणी लिखना है। तर्कवाद पे, रेशनलिज्म पे टिप्पणी लिखना है कि तर्कवाद क्या है, इसके प्रमुख विचारक कौन थे, सिद्धांत क्या है, विशेषता और प्रभाव क्या है। तो 17वीं शताब्दी में यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति और बौद्धिक जागरण के साथ तर्कवाद का विकास हुआ। वैज्ञानिक क्रांति और बौद्धिक जागरण के कारण तर्कवाद की शुरुआत 17वीं शताब्दी में होता है। यह एक ऐसी दार्शनिक विचारधारा थी जिसने मानव बुद्धि और तर्क को ज्ञान को सर्वोच्च स्रोत माना। बोला कि ऐसी दार्शनिक विचारधारा है जिसमें मानव बुद्धि और तर्क को ज्ञान का सर्वोच्च स्रोत माना। तर्कवाद का अर्थ है कि वह दार्शनिक विचारधारा है जिसके अनुसार ज्ञान प्राप्ति का सबसे विश्वसनीय साधन माना जाता है। तर्कवादी विचारकों का मानना था कि सत्य की खोज केवल परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं और अनुभवों के आधार पर नहीं, बल्कि तर्क और विवेक के आधार पर की जानी चाहिए। इस विचारधारा ने आधुनिक विज्ञान और दर्शन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तर्कवाद का उदय कैसे होता? वैज्ञानिक क्रांति का विकास शुरू होने से इसका प्रभाव पड़ा और मध्यकालीन अंधविश्वासों का विरोध किया गया। शिक्षा और ज्ञान का प्रसार हुआ, नए वैज्ञानिक आविष्कार हुए, स्वतंत्र चिंतन का विकास हुआ, जिसमें से प्रमुख तर्कवाद के प्रमुख विचारक जो थे उनका नाम था रेने डेकार्ट। तर्कवाद के जनक माने जाते। तर्कवाद के जनक कौन है? रेने डेकार्ट माने जाते। प्रसिद्ध कथन था कि मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। इनका रेने डेकार्ट का जो प्रमुख कथन था और तर्कवाद के ये जनक थे, और वो बोलते थे कि जो मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ, अगर मैं सोचना बंद कर दूं तो मैं ही नहीं हूँ। तो बुद्धि का ज्ञान का आधार माना। और स्पिनोजा प्राकृतिक और ईश्वर को एक माना, तर्क पर आधारित दर्शन विकसित किए। लाइबनिज जन्मजात विचारों का समर्थन किया, गणित और दर्शन दोनों में योगदान दिए। प्रमुख सिद्धांत है कि बुद्धि ज्ञान का मुख्य स्रोत है। बुद्धि जो है ज्ञान का क्या है? मुख्य स्रोत है। सत्य की खोज तर्क से संभव है। सत्य की खोजना किससे संभव है? तर्क से ही सत्य की खोज की जा सकती। वैज्ञानिक पद्धति का समर्थन किया और अंधविश्वासों का विरोध किया। स्वतंत्र चिंतन का प्रोत्साहन किया। प्रभाव क्या पड़ा कि वैज्ञानिक क्रांति को बल मिला, प्रबोधन आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हुआ, इनलाइटमेंट मूवमेंट का मार्ग क्या हुआ? प्रशस्त हुआ, और आधुनिक दर्शन विकसित हुए, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा मिला, लोकतांत्रिक विचारों का विकास मिला। रेने डेकार्ट तर्कवाद के जनक थे और स्पिनोजा तर्क आधारित दर्शन था। लाइबनिज जन्मजात विचार सिद्धांत पर योगदान दिया। तर्कवाद ने विचार में बौद्धिक जागरण को गति दी और आधुनिक विज्ञान, दर्शन और प्रबोधन आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 8-10 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जिसको हम लोग बेहतरीन तरीके से तैयार किया है और आपको एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से मदद करेगी। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से लास्ट तक देखना है और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। Thank you for watching this video. For complete exam preparation, subscribe to Riddhi Academy. Learn today, lead tomorrow.